हेलो फ्रेंड, पीआर नोवेल सीरीज़ पे आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर आपको सुनने मिलेगा लव स्टोरी, हार्ट स्टॉपिंग ड्रामा, रोमांस, थ्रिलिंग फैंटेसी, रिवेंज स्टोरीज। अगर स्टोरी आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू। तुम्हारी मम्मा कहाँ है? आरिश को उसके सवालों के जवाब मिलने की जगह उल्टा उसे पर ही सवाल दाग दिया गया था। तो वही आदिश आरिश के सवालों को सुनने के बाद तुरंत ही अपनी नजर उठाकर आरिश की तरफ देखने लगता है। तो वहीं आरिश पंखुड़ी को अपनी गोद में लिए हुए आदिश की तरफ ही देखे जा रहा था। और आरिश के इस सवाल पर पहले तो आदिश कुछ देर तक आरिश को शांति से देखता रहता है और फिर अपनी शांत आवाज में बोला, मम्मा इस समय घर पर नहीं है, वह कहीं बाहर गई है और डैडी उनके पास ही गए हैं उन्हें वापस लाने के लिए। आदिश की बात को सुनकर राघव और आरिश दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और आरिश तुरंत वापस से आदिश की तरफ देखते हुए बोला, क्या मतलब है कि सिद्धार्थ तुम्हारी माँ को लेने गया है? तुम्हारी माँ कहाँ है ये तुम्हें नहीं पता? आदिश फिर से एक बार ना में अपना सिर हिला देता है, जिसे देखकर आरिश हैरान हो जाता है और फिर वह राघव की तरफ देखते हुए उसे अपने ही आंखों से कुछ इशारा करता है, जिसे समझते हुए राघव अपना सिर हाँ में हिलता है और फिर वहां से चला जाता है। तो राघव के जाने के बाद आदिश की तरफ देखते हुए आरिश उसके पास आता है और फिर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, अच्छा कोई बात नहीं, पर क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें बताया कि वह कहाँ जा रही है? इस बार भी आदिश का जवाब ना में ही आया था। आरिश उसे कोई भी सवाल कहता उसके जवाब उसे ना में ही मिलते हैं। मतलब सोना किसी को भी घर पर बात कर नहीं गई है कि वह कहाँ गई है। पर जब आरिश सुबह उससे मिलकर गया था तब ऐसा कुछ भी नहीं था और वह सोना को घर पर ही छोड़कर गया था और आज से पहले कभी भी ऐसा कुछ उसे सुनने को नहीं मिला था। आरिश पंखुड़ी की तरफ देखा है और फिर आदिश की तरफ देखता है और फिर पंखुड़ी को धीरे से अपनी गोद से उतारकर वह आदिश के सामने खड़े करते हुए अपने घुटनों के बल पंखुड़ी के पास बैठता है और फिर उसके छोटे से चेहरे को अपने हथेलियां में भरकर बहुत ही प्यार से बोला, बच्चे आप भाई के साथ जाओ और फ्रेश हो जाओ। ओके, मैं कुछ देर बाद आपसे मिलने आऊंगा और मैं आपके लिए ढेर सारी चॉकलेट्स भी लेकर आऊंगा, ठीक है? इतना कहकर आरिश पंखुड़ी की नीली आंखों में देखता है तो वहीं पंखुड़ी तुरंत अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए आरिश की बातें मान जाती है। जिसके बाद आरिश आदिश की तरफ अपनी नजर उठाकर देखता है और फिर पंखुड़ी के छोटे से हाथों को उसके हाथों में देते हुए बोला, इसे अंदर लेकर जाओ और अच्छे से क्लीन करो, शाम का समय हो चुका था, तुम्हें ध्यान देना चाहिए था। इस तरह से मिट्टी में खेलने की परमिशन किसने दी? अब अगर तुम शाम को नहलाओगे तो क्या इसकी तबीयत खराब नहीं होगी? तुम्हें जरा भी इसकी फिक्र नहीं है। अब चलो जाओ, इसे जल्दी से फ्रेश करवाओ और फ्रेश करवाने के बाद इसे सूप जरूर पिला देना। मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। इतना कहकर आरिश बिना आदिश की बात सुने वहां से चला जाता है। तो वहीं आरिश को जाता देख आदिश अपनी आंखें छोटी करके आरिश को घूर कर देखता है। अभी अभी आरिश उसे ऑर्डर देकर गया था जो आदिश को पसंद नहीं आए थे और वह घूर कर आरिश की तरफ देख रहा था। पर जो बात आरिश ने कही थी वह बिल्कुल सही थी। उसकी यह छोटी सी बहन बहुत ही ज्यादा नाजुक थी। इसके अगर शाम में ठंडा पानी से हाथ पैर भी धुला जाता था तो इसकी नाक बहनी शुरू हो जाते हैं और ये तो पूरी तरह से मिट्टी से सनी हुई थी। उसे प्रॉपर बात की जरूरत थी और बात दिलाने के बाद इसकी जो नाक बहनी शुरू होने वाली था वो सिर्फ और सिर्फ उसकी शर्ट से साफ होने वाली थी। यह बात आदिश अच्छी तरह से जानता था। आदिश पंखुड़ी के छोटे से हाथों को अच्छी तरह से अपने हाथों में पकड़ते हुए उसकी तरफ देखता है और फिर उसे लेकर पैलेस के अंदर चला जाता है। तो वहीं पंखुड़ी अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे कदमों से फुड़कते हुए आदिश के पीछे पीछे चल रही थी। इधर सिद्धार्थ जो कि अपने बेसमेंट में अपने चेयर पर बैठा हुआ था, उसके सामने उसके सारे गार्ड खड़े थे। सभी के चेहरे पर डर साफ साफ नजर आ रहा था। पर वो ये भी जानते थे उन्हें सच तो सिद्धार्थ को बताना ही था, क्योंकि अगर वह सब सिद्धार्थ को सारी बातें नहीं बताएंगे तो सिद्धार्थ को सोना को ढूंढने में काफी मुश्किल होने वाली थी। अगर वह नहीं बताते तो उन्हें सिद्धार्थ की पनिशमेंट मिल जाती। इसलिए जो कुछ भी हुआ वह सारी बातें सिद्धार्थ को बता देते हैं। और यह जाने के बाद कि सोना के बाहर निकलने से पहले आरिश उससे मिलने आया था और थोड़ी देर बाद आरिश तेजी से वहां से निकाल कर चला गया। उसके बाद सोना भागते हुए पैलेस से बाहर गए थे और उसने किसी की भी बातें नहीं सुनी थी और उसके बाद वह लौटकर नहीं आई। सारी बातें जाने के बाद सिद्धार्थ एक घूरती हुई नजरें सबकी तरफ डालता है और फिर अपने बगल में खड़े आर्यन की तरफ देखते हुए बोला, सीसीटीवी कैमरा चेक करो, पैलेस के बाहर कुछ तो क्लू हो गए। सिद्धार्थ की बात सुनकर आर्यन अपने सर को हाँ में हिलता है और फिर तुरंत ही वहां से चला जाता है। उसके निकालने के बाद सिद्धार्थ उन सब की तरफ घूरती हुई नजरों से देखते हुए बोला, और तुम सब शहर के चप्पे चप्पे को छान मारो, जितनी जल्दी हो सके उसे ढूंढ कर निकालो। उसे एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए, वरना तुम सबकी खैर नहीं। इतनी बात कहकर सिद्धार्थ निकल जाता है और वह सीधा पार्किंग एरिया में जाता है और अपनी कार लेकर जल्दी से वहां से निकल जाता है। तो इधर आर्यन जो कि पैलेस के सीसीटीवी कंट्रोल रूम में आया था, वह सीसीटीवी कैमरे को देख रहा था जो कि पहले से बाहर लगा थे और कमरे में साफ साफ पता चल रहा था कि सोना कहीं अपनी मर्जी से नहीं बल्कि उसे जबरदस्ती खींचते हुए कैमरे से दूर ले जाया गया था। सोना को वहां तक जबरदस्ती खींच कर ले जाया गया था जहां तक कैमरा जिस एरिया को कैच कर रहा था। उसके बाद सोना कहाँ गई कहाँ नहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। ये देखने के बाद आर्यन तुरंत सीसीटीवी कंट्रोल रूम से बाहर आता है और फिर वह सिद्धार्थ को कॉल कर देता है। सारी बात बताने के बाद आर्यन भी पैलेस जल्दी से बाहर निकल जाता है। तो इधर आरिश और राघव कब का पैलेस से निकले थे। वह सभी इस समय ड्राइव करते हुए हाईवे की तरफ जा रहे थे। तो वहीं आरिश ब्लूटूथ पर किसी से कॉल पर बातें कर रहा था। आरिश की वो वॉच जो सोना उसे लौट आई थी
उस वॉच में ट्रैक्टर लगा हुआ था, हो ना हो सोना उसे लेकर ही पैलेस से बाहर आई होगी, इसलिए आरिश ने अपनी वॉच को ही ट्रैक करवाना शुरू कर दिया था। पर वॉच के लास्ट लोकेशन हाईवे की तरफ जा रहे थे। उसके बाद से वह वॉच रास्ते में ही रुकी हुई थी। आरिश तेजी से हाईवे पर उसे एरिया में पहुंचता है जहां पर वॉच की आखिरी लोकेशन शो हो रही थी। वहां पर अपनी कार रोकने के बाद आरिश और राघव दोनों ही कार से बाहर आते हैं और फिर अपनी नज़र घूमना शुरू कर देते हैं। हर तरफ देखने के बावजूद उन्हें कोई भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था, पर हर राघव की नजर दूर पड़े वॉच पर चली गई थी और वहां रास्ते पर आरिश की वॉच को गिरा हुआ देखकर वह तुरंत ही भाग कर जाता है और उस वॉच को अपने हाथों में उठा लेता है और फिर आरिश की तरफ आते हुए वह वॉच दिखाते हुए बोला, हम बिल्कुल सही थे, भाभी इस वॉच को लेकर ही पहले से बाहर निकली थी और यह वॉच यहाँ रास्ते में ही गिर गई है। मतलब आगे का रास्ता हमें खुद पता करना होगा कि भाभी कहाँ है। राघव की बात सुनकर आरिश उसकी तरफ आता है और फिर उसके हाथों से वॉच को लेते हुए देखने लगता है। उस वॉच के ब्रेसलेट पर खून लगा हुआ था। इसका मतलब साफ था कि यह वॉच या तो सोना ने जबरदस्ती अपने हाथों से दूर फेंका था या फिर किसी ने जबरदस्ती उसे छीनकर इसे उससे दूर फेंका था, क्योंकि अगर सोना इसे अपनी मर्जी से फेंकती तो वॉच के ब्रेसलेट पर खून नहीं लगा होता। आरिश आगे की ओर देखता है तो एक और काफी बड़ी खाई थी और एक और दूसरा रास्ता जो कि जंगल से होते दूसरी ओर जाता था। आरिश और राघव दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर तुरंत भागते हुए वह दोनों अपनी कार में बैठते हैं और वहां से दूसरी ओर अपनी कार बढ़ा देते हैं। दूसरी तरफ सोना इस समय अपने चेयर पर बैठे हुई थी और अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट लिए हुए चारों की तरफ देख रही थी। दो लोग उन दोनों को उठाने में लगे हुए थे, पर उन दोनों ने ही अपने होश खो दिए थे। तो वही दो लोग अब एक दूसरे के मुंह की तरफ देख रहे थे। दोनों के ही चेहरे पर डर साफ साफ नजर आ रहा था। तो वही अभी वह सभी एक दूसरे को वहां से सही सलामत निकालने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी उस गोदाम का दरवाजा खुलता है और कोई अपने कदम उसे गोदाम में रखता है। किसी के आने की आहट सुनकर सोना तुरंत ही अपने चेहरे के एक्सप्रेशन बदल लेती है और फिर अपने एक हाथ से वह अपने दूसरे हाथ को जल्दी जल्दी इंटरेस्ट से बढ़ने के बाद वह अपनी आंखों में झूठे आंसू लिए हुए अपने हाथों को खुद ही खोलने की कोशिश करने लगती है। तो वही थोड़ी देर पहले वह आदमी जिसने सोना को किडनैप करवाकर यहाँ पर लाने का ऑर्डर दिया था, वह इंटर करता है और वह सामने का नजारा देखकर अपनी आंखें छोटी कर लेता है, क्योंकि वह देख चुका था कि सोना का एक हाथ खुल चुका है और वह दूसरे हाथ से जल्दी जल्दी अपने दूसरे हाथ को खोलने की कोशिश कर रही हैं। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे और वह बस कैसे भी करके खुद को यहाँ से छुड़ाकर भागना चाहती थी। तो वही सोना की इस हरकत को देखते हुए उसे आदमी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है और वह अपनी धीमी कदमों से उसकी तरफ बढ़ते हुए बैंक भरी आवाज में बोला, ओह माय बेबी डॉल, इतनी मेहनत, वह भी सिर्फ यहाँ से आजाद होने के लिए। ये तो बहुत गलत बात है। आखिर तुम्हें यहाँ पर लाने के लिए मैंने इतनी मेहनत की और तुम इतनी आसानी से यहाँ से चली जाओगी, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। विल, तुम्हारी कोशिश अच्छी थी पर तुम पकड़ी गई। इतना कहते हुए वह आदमी सोना के और भी नजदीक आ जाता है और वह ऊपर से नीचे तक सोना को देखता है। वह अपने चेहरे पर और भी शैतानियत मुस्कान लाते हुए अपने हाथ को बढ़ाता है और फिर सोना के चेहरे पर धीरे धीरे अपनी उंगलियों को फेरता है। उसके हाथों के स्पर्श को पाते ही सोना तुरंत ही अपने चेहरे को दूसरी तरफ फेर लेती है। तो सोना की इस हरकत पर उस आदमी के चेहरे के स्माइल और भी ज्यादा बड़ी हो जाते हैं। वह अपने हाथों को पीछे खींचते हुए अपने 2 कदम पीछे लेता है और फिर सोना की तरफ देखते हुए जैसे ही कुछ बोलने को होता है कि तभी उसकी नजरें सामने की तरफ चली जाती है और सामने की तरफ का नजारा देखते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती हैं। 2 आदमी बुरी हालत में पड़े हुए थे, तो वही वह दोनों उसे खींचकर बस उठने की कोशिश कर रहे थे। उन चारों की ऐसी हालत देखते हुए वह आदमी पूरी तरह से गुस्से से बौखला कर उठता है और वह अपनी चिकती हुई आवाज में बोला, यह क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने, और तुम लोगों की यह हालत किसने की। अभी वह आदमी इतना पूछ रहा था कि तभी उनमें से एक आदमी तुरंत ही उसकी तरफ देखते हुए अपनी डरते हुए नजरों से सोना की तरफ देखता है और फिर अपनी उंगलियों से तुरंत ही सोना की तरफ इशारा कर देता है। तो वही वो आदमी जैसे ही उसको सोना की तरफ इशारा करते हुए देखा है, वह वापस से सोना की तरफ अपनी नजर डालता है, जो कि खुद हैरानी भरी नजरों से उन सब की तरफ देख रही थी, जैसे सोना के ऊपर ना जाने कितना बड़ा इल्जाम लगा दिया हो। और सोना के चेहरे को देखने के बाद भी यही लग रहा था कि सोना इन सब के बारे में कुछ भी नहीं जानती है, उसे जबरदस्ती इन सब में फंसाया जा रहा है। सोना का रिएक्शन देखने के बाद वो आदमी उल्टा उन चारों पर ही गुस्से से फटते हुए बोला, लगता है तुम लोगों को कुछ ज्यादा ही आजादी दे रखी है मैंने, तभी तो दिन में भी बोतल के बोतल पी जाते हो और होश तक नहीं रहता तुम सबको। सोना, जो कि हैरान बड़ी नजरों से चारों की तरफ देख रही थी, उस आदमी के बात सुनते ही अपनी तीसरी नजर से उसकी तरफ देखती है। उसके चेहरे पर एक शैतानी भरी मुस्कुराहट आ जाते हैं और वह अपने चेहरे पर उस मुस्कुराहट को कायम रखते हुए सामने की तरफ देखती है, जहां पर वह आदमी अभी भी डरी हुई नजरों से सोना की तरफ देख रहा था। सोना के चेहरे की स्माइल बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। उन्होंने आज से पहले शायद ही कोई ऐसी औरत देखी होगी जो किसी और के सामने कुछ और किसी और के सामने कुछ और बन जाए। ये लड़की जिसने अभी थोड़ी देर पहले उन सब के ऐसी हालत कर दी थी, अभी वह इस तरह से मासूम बन रही है जैसे उसने कोई गलती की ही ना हो। वह आदमी तुरंत ही सोना की तरफ एक बार फिर से उंगलियों से इशारा करते हुए अपने घबराती हुई आवाज में बोला, बॉस देखिए, ये किस तरह से हमें देखकर स्माइल कर रही है। हम कह रहे हैं इसने ही हम सबको पिटा है और यह अभी इस तरह से मासूम बना रही हैं।
उसे लड़के की ऐसी बात सुनकर सोना तुम्हें अपने चेहरे के स्माइल गायब कर लेती हैं और फिर मासूम सा चेहरा बनाकर अपनी आंखों में आंसू लाती हैं। वह तुरंत ही उस आदमी की तरफ देखते हुए अपनी डर से भरी आवाज में बोली, मुझे जाने दो यहाँ से, तुम सब के सब पागल हो। पहले तो यह चारों आपस में ही भेड़ बकरियों की तरह लड़ते हैं, उसके ऊपर मेरे ऊपर ही इल्जाम लगा रहे हैं जैसे तुम बेवकूफ हो। इस तरह तुम्हारे आदमी भी बेवकूफ है। इन्होंने मुझे किडनैप तो कर लिया, बट इन्हें खुद भी नहीं पता कि मुझे यहाँ से भागने से कैसे रोकते हैं। खैर, कम से कम इसमें इतनी हिम्मत तो है कि यह मुझे किडनैप करके यहाँ ले आए। पर तुम तो पूरे के पूरे नामर्द हो, जो एक आदमी से बदला लेने के लिए तुम एक औरत का इस्तेमाल कर रहे हो। लगता है तुम्हारे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि तुम सामने से उसे लड़ सको, इसलिए तुमने मुझे अपने इस गंदे खेल का मोहरा बनाया है। अरे थूकती हूँ मैं तुम्हारे इस मर्दानगी पर, जो अपने फायदे के लिए औरतों को भी लड़ाई में ले आए। सोना की बातें और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह से उसे आदमी के मजाक उड़ाने वाले थे, तो वही वो आदमी अब गुस्से से आग बबूला हो चुका था। पहले तो उसके आदमी जो पहले से ही उसे पागल बना रहे थे, वह आदमी तो अभी भी सोच रहा था कि उसके चारों आदमी ने कुछ ज्यादा ही चढ़ा ली हैं, जिसकी वजह से ये लोग एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। तो वही सोना की ऐसी बातें सुनकर उस आदमी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ चुका था। वो तुरंत ही आगे बढ़ता है और सोना के गालों को अपनी मजबूत हाथों में पकड़ते हुए कसकर उसके गालों को दबाते हुए उसकी गहरी नीली आंखों में देखते हुए बोला, अपनी जबान संभाल कर बात करो और भूलो मत कि तुम किससे बात कर रही हो। अशोक रायचंद। अशोक रायचंद नाम है मेरा। जब तुम्हारा वह पागल पति इस बिजनेस की दुनिया में नहीं था, तब ये पूरे बिजनेस के दुनिया मेरी थी। पूरी दुनिया पर राज करता था मैं, और उसके आने के बाद ना सिर्फ उसने मेरी पोजीशन, उसने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया। नाम, शोहरत, पैसा, सब कुछ। और तुम चाहती हो कि मैं आसानी से बख्श दूं। तुम सिर्फ और सिर्फ उस आदमी की वजह से मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई। क्यों? क्योंकि अब मेरे पास नाम और वह पैसा, वह रुतबा नहीं रहा। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे उस पति की वजह से। मैं तो बस मौके की तलाश में था। हर तरफ खबर फैली हुई थी कि उसकी बीवी 6 साल पहले ही उसे छोड़कर चली गई है। कलेजे को सुकून मिल गया था इस न्यूज़ को सुनते ही, पर न जाने कहां से एक बार फिर तुम लौट आई, मेरी बर्बादी बनकर। वह आदमी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से सबको बर्बाद करने पर तुला है, और तुम कहती हो कि मैं तुम्हें बीच में ना लाऊं। इन सब की जड़ सिर्फ और सिर्फ तुम हो। वैसे मानना पड़ेगा, कातिल चीज ही उसे पसंद आते हैं। तुम्हारा ये चेहरा किसी को एक नजर में ही तुम्हारा दीवाना बना दे। फिर अगर वह आदमी तुम्हारे पीछे पागल है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं तो तुम्हें यहाँ पर सिर्फ उसकी कमजोरी समझ कर लेकर आया था, पर मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी ही कमजोरी बन जाओगे। वैसे भी तुम्हें तुम्हारे पति को छोड़े हुए काफी साल हो चुके हैं। अब तक तो तुम ना जाने कितनों बिस्तर तक गई होगी। तुम्हारे ये चेहरे देखकर कोई तुम्हें यूं ही जाने दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलो क्यों ना आज एक बार फिर से मैं तुम्हें खुश कर दूं। इसी बहाने तुम्हें मेरी मर्दानगी पता चल जाएगा, और जब तक तुम्हारा पति तुम्हें ढूंढ पाएगा, तब तक तो हम लोगों का काम भी खत्म हो चुका होगा। अशोक राय चांद अपनी बात कहते हुए अपने हाथों को वह सोना के चेहरे से धीरे धीरे उसके गले की तरफ ले जाने लगता है। तो वहीं सोना अशोक रायचंद की बात सुनते हुए गुस्से से अपने दांत पीसते आते हुए अपनी घूरते हुए नजरों से उसकी तरफ देखती है, और इससे पहले कि उसके हाथ उसके गले तक पहुंच पाते, सोना तुरंत उसके हाथों को पकड़कर उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों के बीच फंसाते हुए एकदम से वह उसे मोड़ देती है, और उसके ऐसा करते ही कच की आवाज के साथ अशोक रायचंद की सारी उंगलियां टेढ़ी हो जाती है और वह दर्द से तिलमिला उठता है। तो वही सोना अपने पैरों को ऊपर की तरफ उठाती है और उसके सीने पर पैर रखते हुए सीने पर मरती है, जिससे वह हड़बड़ा कर सीधा फर्श पर गिर जाता है। तो सोना अपनी हिल्स को उसके सीने पर सकते हुए अपनी घूरती हुए नजरों से उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या कहा था तुमने? मुझे अपनी मर्दांगी दिखाना चाहते हो? जो तुम मुझे दिखाना चाहते हो उसके लिए वह होना भी तो जरूरी है। अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही मर्दांगी भरी हुई थी तो तुम मुझे यहाँ लाते ही नहीं, तुम सीधा उस आदमी के पास जाते जिससे तुम्हें बदला लेना था। अपनी बात कहते हुए सोना अपनी नजरें अब उस आदमी के सिर से लेकर पांव तक फिरते हैं, और फिर वह अपने पैरों को उसके कमर से नीचे रखकर जोर से दबाते हुए बोली, ताकत दिखाना चाहते थे ना तुम मुझे? क्या इसमें इतनी ताकत है जो यह मुझे खुश कर पाए, या फिर तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम मुझे हाथ लगो? इतना कहकर सोना अपने पैर को पीछे खींचती है और फिर उसकी तरफ देखते हुए अपने पैरों को अपने दूसरे पैर पर चढ़ाते हुए अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट लाते हुए उसकी तरफ देखते हुए हल्का सा नीचे की तरफ झुकती हैं, और फिर उसके लाल हुए चेहरे की तरफ गौर से देखते हुए बोली, बस यही तो मैं तुम्हें दिखाना नहीं चाहती थी, पर तुमने मजबूर कर दिया था कि तुम मेरे हाथों से लात खाओगे, तभी तुम मेरी बात मानोगे। अगर सीधी सीधी बात मेरी मान गए होते और मुझे यहाँ से जाने दिया होता तो आज तुम सही सलामत होते, और अगर तुम्हें मुझे यहाँ रखना भी था तो मुझसे दूरी बनाकर रखते। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी यहाँ पर रहने, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम अपनी बर्बादी को अपने हाथों से अपने मौत लेकर आए हो। सोना आपने बात कहकर अपने चेयर पर बैठते हैं। अपनी आंखों में एक अलग सा एटीट्यूड लिए हुए वह दरवाजे की तरफ देखने लगती है, तो वही वह आदमी दर्द से तड़पते हुए अपने गुस्से भरी नजरों से सोना की तरफ देख रहा था। 2 पल नहीं लगे थे इस लड़की को उसे इस हालत में पहुंचने में। वही उसके वह चारों आदमी भी अब तक उसे गोदाम से बाहर जा चुके थे, और उसकी जगह 4 नए आदमी आए थे, और वह सभी हैरानी भरी नजरों से अपने बॉस को जमीन पर पड़ा हुआ देख रहे थे।
उनमें से किसी को भी नहीं समझ में आया था कि उनके बॉस साथ क्या हो रहा है, तो वही सोना को इस तरह से बैठा हुआ देखकर वह आगे बढ़ते हैं और फिर सोना के हाथों को बांधना शुरू कर देते हैं। तो वहीं उन सबको देखकर सोना अपने चेहरे पर चढ़ने वाले मुस्कुराहट लाते हुए अपने हाथों को पीछे खींचते हुए उन चारों की तरफ देखते हुए बोली, रहने दो, वैसे भी मैं यहाँ से भागने वाले नहीं हूँ। बस तुम सब अपनी खैर कर लेना कि तुम सबको यहाँ से भागना ना पड़े। अगर यहाँ आए हो तो चुपचाप जाओ और वहाँ चेयर पर बैठ जाओ, क्योंकि अब मैं खुद यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक इस आदमी को जिसका इंतजार है वह खुद यहाँ नहीं आता है। सभी आदमी हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर वह अपने बॉस की तरफ देखते हैं, जो कि अपनी दुनिया को तुम अपने दर्द की दुनिया में डूबा हुआ था। वो सभी अपने बॉस से यह पूछने की जगह क्या हुआ है, बस अभी जाकर चेयर पर बैठ जाते हैं और सोना की तरफ शांति से देखने लगते हैं। शायद उन्हें बाहर ही वार्निंग मिल गई थी कि सोना से ज्यादा बहस नहीं करनी है। थोड़ी देर यूं ही बीत जाती है। वह चारों आदमी भी सोना को लगातार ताके जा रहे थे, तो वही सोने के चेहरे पर इस समय कोई एक्सप्रेशन नहीं थे कि तभी अचानक अशोक रायचंद, जो काफी देर से दर्द से उठने की कोशिश कर रहा था, वह अपने लड़खड़ाते कदमों से जमीन से उठता है और अपनी घूरती हुई नजरों से वह सोना की तरफ देखकर वह आगे बढ़ता है और अपने दूसरे हाथ से सोना के बालों को मजबूती से अपने मुट्ठी में पकड़ते हुए उसका चेहरा ऊपर रहता है और अपने गुस्से भरी आवाज में बोला, बहुत घमंड है ना तुझे खुद पर, अब देख मैं तेरी क्या हालत करता हूँ। इतना कहकर अशोक रायचंद खींचकर एक थप्पड़ सोना के गालों पर दे मारता है। उसका ये थप्पड़ इतनी जोरदार थे कि सोना का चेहरा एक तरफ को झुक जाता है, उसके सारे बाल उसके चेहरे को ढक लेते हैं, तो वही उसके होठों के किनारे से खून रिसने लगते हैं। सोना थप्पड़ के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, वह तुरंत ही अपने हाथों को उठाकर अपने गाल पर रख लेती है। अशोक रायचंद के थप्पड़ की वजह से सोना अभी भी हैरानी भरी नजरों से उसकी तरफ देख रही थी कि तभी अचानक से पूरे गोदाम में सोना की तेज तेज रोने की आवाज आने लगती है। वह झूठी बेहद तेजी से रोना शुरू कर देती है, जैसे उसे न जाने कितनी जोर से थप्पड़ मारा गया हो। तो अचानक जब अशोक देखता है कि सोन इतनी जोर से रोने लगी है, वो खुद भी कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि सोना ने उन आदमियों की इतनी बेकार हालत कर दी थी और ये लड़की इतनी कमजोर नहीं हो सकती है कि एक थप्पड़ की वजह से वह इतनी जोर जोर से रोने लगे। अभी वो कुछ कर पाता या फिर वो कुछ बोल पाता, उससे पहले ही उसे अपने चेहरे पर एक जोरदार पंच पड़ता है और वह एकदम से सीधा नीचे फर्श पर गिर जाता है। वो इस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वह तुरंत ही अपनी नजर उठाकर देखता है तो सामने आरिश गुस्से से खोलता हुआ उसे अपनी घूरती लाल नजरों से देख रहा था। अपने सामने आरिश को देखकर अशोक की तो ऐसे ही जान हलक में अटक चुकी थी और वह एक नजर सोना की तरफ देखता है, जिसका रोना एकदम से आरिश को देखकर और भी तेज हो गया था। तो वही आरिश अशोक को इग्नोर करते हुए सोना की तरफ देखता है और वह तुरंत ही उसके पास भाग कर जाता है और उसे सीधा अपने सीने से लगा लेता है। तो वही सोना और उसके सीने से लगते हुए जोर जोर से फूट फूट कर तेजी से रोने लगती है। सोना को इस तरह से रोता हुआ देखकर आरिश को ऐसा लग रहा था जैसे उसका कलेजा फटा जा रहा हो। वह सोना के बालों को सहलाते हुए अपने कांपते हुए आवाज में बोला, शांत हो जाओ वाइफी, मैं आ गया हूं ना, प्लीज रो मत। आरिश बहुत ही प्यार से सोना को शांत करवा रहा था, तो वही सोना रोते रोते आरिश की शर्ट को बहुत ही मजबूरी से अपने छोटे छोटे मुट्ठी में पकड़ लेती है। तो वही अशोक तुरंत ही अपनी जगह से खड़ा होता और वह गुस्से भरी नजरों से सोना की तरफ देखा है, जो कि उसे अपनी तेरे से नजरों से देखते हुए अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट लाए हुए झूठ मोटे का रोने का दिखावा कर रही थी। तो वही रस बेवकूफों की तरह से शांत करने की कोशिश कर रहा था। सोना का ये चेहरा जो आज से पहले कभी भी किसी ने नहीं देखा था, वह सिर्फ और सिर्फ अशोक के सामने आया था और वह अभी भी अपनी नफरत भरी नजरों से सोने की तरफ देख रहा था। चाहे जो भी हो जाए वो मंजूर कर सकता था, पर एक औरत से हारना वह कभी मंजूर नहीं कर सकता था। वह तुरंत ही अपनी जगह से कल बुलाता हुआ उसकी तरफ बढ़ता है, तो वहीं आरिश उसके कदमों का एहसास पाते ही वह तुरंत ही सोना को खुद से दूर करता है और उसके आंसुओं को पूछते हुए अभी कुछ कहता कि उससे पहले ही वह अपने हाथों को पीछे करता है और तुरंत ही अशोक के उसे हाथ को पकड़कर मार देता है, कि है जो कि उसकी तरफ ही बढ़ रहे थे। वह उसके हाथों को मोड़ने के बाद अपनी घूरती नजरों से उसकी तरफ देखता हूँ और अगले ही पल खड़े होकर उसके गर्दन को पीछे से पकड़ता है और तेज खरगोन से उसे लेकर आगे बढ़ते हुए सीधा ले जाकर उसके सर को वह दीवार सहित लगा देता है। दीवार से कर टकराते हैं। अशोक को तेज दर्द महसूस होता है और वह अपने दोनों हाथों से अपने सिर को पकड़कर वही नीचे जमीन पर गिर जाता है। तो वही उसे घोड़ा में मौजूद चार और आदमी उन सबके डर से तो पहले ही हालत खराब हो चुकी थी। उन्होंने जो कुछ भी थोड़ी देर पहले देखा था और जो कुछ भी वह सभी देख रहे थे, उसे देखने के बाद उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें और इसके बिना छुए ही मौत आ जाए और वह लोग यहाँ से चल बस है, क्योंकि आज इसका जैसा रौद्र रूप अभी देखने को मिल रहा था, जाहिर से बात है और उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ने वाला था और यह बात उसके चेहरे से ही साफ साफ पता चल रही थी। फिर भी न जाने क्यों कुछ बेवकूफ लोग जानबूझकर ऐसे आदमियों को उंगली करते हैं जो साक्षात शैतान हो। अशोक अपनी गुड इवनिंग नजरों से नीचे दर्द से तड़प रहे थे। अशोक की तरफ देखा है और फिर उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए वह वापस से सोना के पास आता है और उसके छोटे से चेहरे को पकड़कर उसके आंसुओं को साफ करते हुए उसके आंखों में देखते हुए बोला, शांत हो जाओ वाइफी, कुछ भी नहीं हुआ है। इतना कहकर आरिश सोना को दिखता है और फिर उसे लेकर वह सीधा गोदाम से बाहर जाने लगता है। वही आरिश गोदाम से बाहर जा रहा था तो राघव कुछ गार्ड के साथ गोदाम के अंदर आ रहा था। वह जाते टाइम आरिश अपनी आंखों से ही राघव को कुछ इशारा करता है, जिसे समझते हुए राघव अपने सर को हाँ में दिला देता है।
जिसके बाद आरिश गोदाम से बाहर चला जाता है तो वही राघव अंदर चला आता है। राघव चारों आदमियों की तरफ देखता है और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। राघव तुरंत अपनी गार्ड को इशारा करता है, जिसे समझते हुए वह गार्ड तुरंत एवं चारों आदमियों को पकड़ते हैं और अपने साथ लेकर गोदाम से बाहर चले आते हैं। तो वहीं अशोक जो कि दर्द से तड़प रहा था, उसके सर से खून की धाराएं बहते हुए फर्श पर किसी नदी की तरह बहता जा रही थी। तो वहीं राघव को उसके इस हालात पर भी जरा भी तरस नहीं आता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले गोदाम के अंदर जो कुछ भी हुआ था वह सब उसकी आंखों के सामने था। जिस तरह से राघव ने देखता था कि अशोक ने किस तरह से सोना को थप्पड़ मारा था। आरिश और राघव इस समय गोदाम में कदम रखते हैं। जिस समय अशोक का थप्पड़ सोना के गालों पर लगा था और सोना का चेहरा दूसरी तरफ हो गया था। हालांकि आरिश उसे समय सिर्फ और सिर्फ सोना को ढूंढने के लिए बेचैन हुआ पड़ा था, पर जैसे ही वो अशोक को ये करते हुए देखता है, उसका कॉल उठना से उसके पूरे तन बदन में आग लग जाते हैं। वक्त इस कदमों से बढ़ते हुए सीधा उसके पास जाता है और उसके चेहरे पर एक मुक्का देता है। राघव अशोक को यूं ही दर्द में तड़पता हुआ छोड़कर राघव बाहर निकालकर एक नज़र उसको गोदाम को देखता है और अपने पॉकेट से लाइट निकालकर वह सीधा गोदाम के दीवार पर फेंक देता है। आरिश के आने से पहले ही पूरे गोदाम को मिट्टी के तेल से धो दिया था और अब लाइटर जैसे ही दीवार से टकराती है, आग जैसे हवा की तेजी से फैलना शुरू हो जाती है और कुछ ही पलों में अंदर से तेज चीखने और चिल्लाने की आवाज गूंजने लगती है। पर बाहर खड़ा राघव जैसे उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन ही नहीं थे। राघव एक ऐसा शख्स था जिसने जब से आरिश के साथ उसकी कंपनी ज्वाइन की थी, उसने तब से ही ऐसे मामले देखे थे। आरिश हमेशा से इन सब जगह पर अपने साथ लेकर जाया करता था। इन सब के बीच में वह आरिश के बिहेवियर की वजह से उसे छोड़कर चला गया था, पर वह फिर से लौट आया था। राघव चाहे कितना भी इनोसेंट क्यों ना दिखे, पर उसके अंदर का शैतान उसे पर हावी हो ही जाता था और वही इस समय उसके साथ हो रहा था। वह जहां आर्या को तकलीफ में नहीं देख पाता था, आज अंदर से उन दर्दनाक सिखों को सुनने के बाद भी उसके चेहरे पर एक सिकंज तक नहीं आई थी। इधर आरिश सोना को लेकर पहले इसकी तरफ जा रहा था, पर बीच रास्ते में ही सोना और इसकी तरफ देखते हुए अपने गुस्से भरी आवाज में चिल्लाते हुए बोली, आरिश रोको, हमें आपके साथ कहीं नहीं जाना है। अचानक से सोना के ये कहने पर आरिश हैरानी भरी नजरों से सोना की तरफ देखाता है, पर वह कार नहीं रोकता है और ये देखकर सोना तुरंत ही स्टीयरिंग व्हील को पकड़ती है और उसे तेजी से दूसरी तरफ मोड़ देती है। सोना के इस हरकत की वजह से बैलेंस हो जाते हैं और वह अपने कार को संभालने के लिए तुरंत ही सोना को पीछे की तरफ झटका मार देता है, जिसकी वजह से सोना सीधा जाकर कार की डोर से टकराती और उसके मुंह से एक दर्द भारी चीख निकल जाती है। तो वही आरिश इस समय अपने कार को संभालने में लगा हुआ था, क्योंकि सोना ने जिस तरह से पूरे स्टीयरिंग व्हील को अपनी तरफ मोड़ लिया था, उसकी वजह से कार पूरी तरह से डिसबैलेंस हो गई थी। अपनी कार को संभालने के बाद वह अपनी नजर उठाकर सोना की तरफ देखता है, जो कि अपने सिर को पकड़े हुए अपने गुस्से भरी नजरों से आरिश को देख रही थी। तो वही आरिश को एहसास हो चुका था फिर उसने अभी जल्दीबाजी में क्या किया था। वह तुरंत अपने कार को स्लो करता है और फिर अपने हाथ पर बढ़कर सोना के एक हाथ को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं और बोला, वाइफी आई एम सॉरी, पर अभी अभी तुमने जो कुछ भी किया उसकी वजह से हमारा एक्सीडेंट हो सकता था। वैसे तुम इतनी हाइपर क्यों हो जाती हो और यहाँ पर कार रुकवाने का क्या मतलब है? तुम यहाँ से घर कैसे जाओगी? मैं कह रहा हूँ ना, मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ, मैं सेफली तुम्हें पहुँचा दूंगा, फिर तुम्हें दिन ज्यादा घबरा क्यों रही हो? आरिश से इस बात को सुनकर सोना अपने हाथों को आरिश के हाथों से छुड़ाते हुए झटके के साथ आरिश के हाथों को दूर करती हैं और फिर अपने आंसू भरी नजरों से आरिश की तरफ देखते हुए बोली, आरिश मैंने कहा कार रोकिए, अगर आपने कर नहीं रोक तो मैं सच कह रही हूँ, मैं इस जल्दी कार से बाहर कूद जाऊँ। इस बात को सुनकर ऐसे देख रहा था जैसे सोना पूरी तरह से पागल हो चुकी हो। आरिश सोना की तरफ देखते हुए अपनी कार को संभालते हुए अपने शांत सी से आवाज में बोला, वाईफाई तुम्हें हो क्या गया है? तुम क्यों हाईवे पर रुकना चाहती हो? हम घर चलकर भी बात कर सकते हैं, और तुम्हारे इस गुस्सा होने की वजह क्या है? कम से कम ये तो मुझे बताओ। सोना आरिश की बात होगा कोई जवाब नहीं देती हैं और वह बार बार आरिश को कार रोकने को कह रही थी, पर आरिश बिल्कुल भी कार नहीं रोकना चाहता था। इसलिए वह कार रोकने की बजाय और भी स्पीड से कार ड्राइव करते हुए तेजी से हाईवे से निकलने लगता है। पर जब सोना देखती है कि आरिश कार रोक नहीं रहा है, तो वह तुरंत ही अपना हाथ बढ़ाकर कार की डोर को ओपन करें। इतनी तेज जल्दी कर में डोर ओपन होने की वजह से तेज हवाएं सीधा अंदर आ रही थी। तो वही आरिश सोना की हरकत को देखकर तुरंत ही कार का ब्रेक मार देता है और फिर वह अनबिलीवेबल में सोना की तरफ देखते हुए बोला, तुम ये क्या कर रही हो वाइफी? सुबह तो तुम इस तरह से बिहेव नहीं कर रही थी और अब तुम इस तरह से बिहेव कर रही हो, मैं तुम्हें समझ नहीं पाता हूँ, आखिर तुम चाहती क्या हो? सोना बिना कुछ कहकर कार से बाहर आती हैं और फिर बिना आरिश की तरफ देखे हुए ही वह दूसरी ओर बढ़ते हुए बोली, आप जा सकते हैं, मैं सिद्धार्थ को कॉल करके यहाँ बुला लूंगी और फिर मैं उन्हीं के साथ चली जाऊंगी, प्लीज आप चले जाइए यहाँ से। सोना के ऐसे बिहेवियर से आरिश इरिटेट हो चुका था। जिस तरह से सोना सुबह उससे दूर होने को तैयार नहीं थी और अब उसके पास आने को तैयार नहीं हो रही थी, उसकी वजह से उसकी आंखों में आंसू आए थे। सोना उसे याद कर रही थी। अब सोना को देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि यह वही सोना है। वह हैरानी भरी नजरों से अभी भी सोना की तरफ देख रहा था और वह भी तुरंत ही कार से बाहर आता है। सोना के पीछे जाते हुए बोला, वाइफी हुआ क्या है? कुछ तो बोलो, क्या वजह है तुम्हारे इस नाराजगी की? सोना जो कि आगे बढ़ रही थी, आरिश के इस सवाल को सुनकर उसके कदम अपनी जगह पर ही रुक जाते हैं।
और वह तुरंत ही पलटकर आरिश की तरह देखते हुए अपने चेहरे पर एक व्यंग भरी मुस्कुराहट लाते हुए बोली, वजह वजह सिर्फ और सिर्फ आप है। आरिश, जब से आप मेरी जिंदगी में आए हैं, मेरी जिंदगी नरक बन गई है। क्या कुछ नहीं सह है मैं आपके लिए? आपके साथ रहे तब भी नरक भरी जिंदगी, आपसे दूर रहे तब भी वही जिंदगी, और अब एक बार फिर से जब मैं यहाँ लौटी हूँ तो एक बार फिर से सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से लोग मुझे टारगेट करने लगे हैं। मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं। मैं हूँ तुम्हारी इस तकलीफ की वजह। आरिश चौंकते हुए अनबिलीवेबल वे में सोना की तरफ देखते हुए उस सवाल करता है, जिसके सवाल के जवाब में सोना बिना उसकी तरफ देखे हुए ही तेजी से चिल्लाते हुए बोली, हाँ सिर्फ और सिर्फ आप है मेरी इस दर्द भरी जिंदगी की वजह। जब से मैं आपसे मिली हूँ तब से मेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ दर्द ही लिखे हुए हैं। पहले वह कॉलेज के स्टूडेंट जो आपके पीछे पागल होकर मुझे हमेशा टारगेट करते आए थे, फिर आप अपने किसी और के पीछे पागल होकर मुझे टारगेट किया। मुझे तकलीफ थी, मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड सबको मुझसे अलग कर दिया, और फिर आपका बिजनेस राइवल्स ये सभी आपसे बदला निकालने के लिए मुझे टारगेट करते हैं। आखिर कब तक मैं दूसरों के सुकून का रास्ता बनते रहोगे? कब तक लोग मुझे आपके लिए चोट पहुंचाते रहेंगे? क्यों चुनूं मैं अब दोबारा से अपने लिए वही जिंदगी जो जिंदगी में एक बार पहले भी जी चुकी हूँ? भगवान के लिए आरिश, अब मुझे पकड़ दीजिए और लौट जाए उस जिंदगी में और मुझे सुकून की जिंदगी जीने दीजिए। जब जब मैं आप पर भरोसा करने की कोशिश करती हूँ, हर बार मेरा वह भरोसा आपके ऊपर गलत साबित हो जाता है। जब जब मैं सोचती हूँ कि आप मुझे प्रोटेक्ट करोगे, हर बार आप ही मुझे चोट पहुंचा देते हो। जिस रिश्ते में मेरी कोई अहमियत है ही नहीं, जिस रिश्ते में मैं सिर्फ एक खिलौने की तरह होती हूँ, क्यों निभाऊं मैं उस रिश्ते को? क्यों रहूं मैं उसे रिश्ते को अपने साथ? बस बहुत हो गया, अब आप यहाँ से चले जाए। सोना के अचानक ये बोलने पर आरिश, जो कि सोना के पीछे पीछे ही आ रहा था, उसके कदम उसकी जगह पर ही रुक गए। उसे कभी भी उम्मीद नहीं थी कि सोना उसे इस तरह से बोल देगी, पर जब सोना ने उसे यह बात कह दी थी तो अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह सोना की तरफ अपने कदम बढ़ा पाए। अपनी आंखों में नमी लिए हुए सोना की तरफ देखते हुए अपनी धीमी सी लड़खड़ाती हुई आवाज में बोला, हाँ मैं ही हूँ तुम्हारी जिंदगी की वह वजह जिसके वजह से सिर्फ तुम्हारी जिंदगी में तकलीफ ही तकलीफें आई हैं। सही कहा तुमने, मेरी वजह से ही तुम्हारी जिंदगी ऐसे ही है। आरिश अब सोना की तरफ अपने कदम बढ़ाने की जगह पीछे की तरफ अपने कदम खींचने शुरू करने देता है। आरिश की कार जहां रुकी थी वहां से कुछ दूरी पर एक गहरी खाई थी, जहां से उसने सालों पहले आर्या को खो दिया था। ये वही जगह थी पिछली बार भी आर्या इसी हाईवे पर आकर उसे हमेशा हमेशा के लिए दूर चली गई थी, और आज एक बार फिर इसी हाईवे पर आने के बाद एक बार फिर से वह उसे हमेशा हमेशा के लिए दूर जा रही थी। आरिश की आंखों में नमी थी और आंसू धीरे धीरे उसकी आंखों से बहते हुए उसके गालों पर चले आए थे, तो वही आर्या अभी तेज कदमों से आगे बढ़ जा रही थी। उसकी आंखों में भी आंसू थे और वह अपने आंसुओं को अपने छोटे छोटे हाथों से पूंछते हुए बिना आरिश पर ध्यान दिए हुए बस अपने कदमों को आगे बढ़ाएंगे जा रही थी। तो वहीं आरिश एक बार भी पीछे पलटकर सोना को अपनी तरफ ना देखा हुआ देखकर अपने चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट लिए हुए अपने दर्द भरी आवाज में बोला, तो ठीक है फिर वाइफी, आज मैं इस वजह को ही खत्म कर देता हूँ। यही लगता है ना तुम्हें कि तुम्हारे दर्द भरी जिंदगी की वजह सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ? ठीक है फिर आज तुम्हें मैं इस दर्द भरी जिंदगी से आजाद करता हूँ, जिसमें तुम्हारी खुशियों को आज तुम्हारा नाम करता हूँ। अपने कदम पीछे लेने लगता है तो वही आर्या आरिश के इस बात को सुनकर तो अपनी जगह पर रुक जाती है और वह तुरंत पीछे पलट कर देखती है तो आरिश उसके पीछे आने के बजाय अपने कदम पीछे की तरफ ले रहा था। आर्या तुरंत ही पीछे की तरफ देखती है। ये जगह वह अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती थी। ये वही जगह थी जहां से उसने आरिश से हमेशा हमेशा के लिए दूर जाने का फैसला लिया था, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आज किस्मत एक बार फिर से उसी जगह पर आकर खड़ी कर दी थी जहां आज उसकी जगह आरिश खड़ा था। आरिश को अपने कदम पीछे लेते हुए जहां आर्या के चेहरे पर सिकंज आ चुकी थी, वह अपने कदम आगे बढ़ते हुए बोली, आरिश पीछे खाई है, अपने कदम पीछे लेना बंद कीजिए। सोना की इस बात को सुनकर आरिश बिना रुके सोना की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए अपनी धीमी सी आवाज में बोला, पीछे खाई नहीं वाइफी, तुम्हारी आजादी है, तुम्हारे दर्द भरी जिंदगी की आखिरी घड़ी है। आरिश के बात सुनकर सोना अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए हुए आरिश की तरफ देख रही थी। वह अपने कदम तेजी से आरिश की तरह बढ़ाते हुए अपनी चिल्लाते हुए आवाज में आरिश को पीछे जाने से मना करते हुए बोली, आरिश प्लीज, मैं कहती हूँ अपनी जगह पर रुक जाए। मेरे बारे में ना सही कम से कम एक बार माँ के बारे में तो सोचिए। अगर उन्हें आपके इस फैसले के बारे में अंदाजा लगेगा तो क्या बीतेगी उन पर? आपने कभी किसी के बारे में नहीं सोचा, पर माँ हमेशा आपके बारे में सोचते हैं। वह हमेशा आपको ही अपने आसपास ढूंढते हैं। अगर आज आपने खुद को कुछ कर लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी माँ को कि अपनी खुशी, अपनी शादी के लिए मैंने आपको उनसे हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया। आरिश प्लीज मत कीजिए, प्लीज यहाँ से चले जाए। सोना आरिश को उसके कार की तरफ इशारा करते हुए उससे कहती है तो वही सोना के मुंह से अपनी माँ का जिक्र सुनकर आरिश के भी कदम उसकी जगह पर रुक जाते हैं और उसकी आंखों के सामने उसकी माँ का हंसता हुआ चेहरा नजर आने लगता है। और आज भी जब आरिश घर से बाहर निकल रहा था तो नूर ने उसके गालों पर हाथ रखकर कहा था कि वह जल्दी आए। अपनी माँ के बारे में सोचते ही आरिश की आंखों से आंसू बह उसके गालों पर चले आते हैं और वह नम आंखों से सोना की तरफ देखने लगता है तो वही सोना भी अपने चेहरे को हाँ में हिलाती है।
जिसे देखते हुए आरिश का जी तो कर रहा था कि वह तेजी से जाए और सोना को अपनी बाहों में भर ले, पर अब शायद ऐसा हो पाना मुमकिन नहीं था। उसने कल भी अपनी फैसला सोना के ऊपर थोपा था और आज भी वह वही करने जा रहा था, पर आज वह ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था। आज वह सोना के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए फैसला लेना चाहता था। पास आए दूरियां फिर भी कम ना हुई। एक अधूरी सी हमारी कहानी रही। आसमां को जमी ये जरूरी नहीं। जा मिले, जा मिले। इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें मंजिलें। आर्या की नजरें आरिश के ऊपर ही टिके हुए थी। आज आरिश की खामोश आंखें बहुत कुछ कह रही थी जिसे आर्या अच्छी तरह से समझ पा रही थी, पर वह इस बात को दिखा नहीं रही थी। ये कह लो कि वह समझकर भी अनजान बनने की कोशिश नहीं कर रही। तो वही आरिश आर्या की आंखों में देखते हुए एक बार फिर से अपने कदम पीछे लेने लगता है, और इस बार जब आर्या देखती है कि आरिश उसकी मां का नाम लेने के बाद भी अपनी जगह पर रुकने को तैयार नहीं हो रहा है, तो उसकी धड़कन है और भी तेजी से धड़कने लगता है। रंग थे, नूर था, जब करीब तू था। एक जन्नत सा था ये जहां। वक्त की रेत पे कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया तू कहां। हमारी अधूरी कहानी। सोना भागते हुए आरिश की तरफ अपने कदम बढ़ाती है, पर आरिश तुरंत उसे हाथ दिखाकर उसे दूर ही रोक देता है। आरिश की आंखें इस समय सोना के ऊपर ही टिकी हुई थी। आरिश पूरी तरह से किनारे पर आकर रुक चुका था और वह अपने हाथों को आर्या की तरफ से देखते हुए अपनी शांत आवाज में बोला, अब बस भी करो वाइफी, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए था तुम्हें वह सब कुछ मिल रहा है। तुम मेरे साथ जिंदगी बिताना नहीं चाहते थी और मैं तुम्हारे बिना जीना नहीं चाहता था, और शायद हमारा साथ यही तक का था। अगर किस्मत हमारे साथ यही करना चाहती है तो यही सही, अगर इस कुदरत ने दोबारा चाहा मैं तुमसे फिर मिलूंगा। खुशबुओं से तेरी यूं ही टकरा गए। चलते चलते देखो ना हम कहाँ आ गए। जन्नतें गर यहीं, तू दिखे क्यों नहीं। चांद सूरज सभी है यहाँ। इंतजार तेरा सदियों से कर रहा। प्यासी बैठी है कब से यहाँ। हमारी अधूरी कहानी। आरिश हमने बात कहते हुए अपने चेहरे पर एक स्माइल ले आता है, तो वही आरिश की बात सुनकर आर्या की आंखों से आंसू लुढ़क कर उसके गालों पर चले आते हैं, और वह आर्या की तरफ देखते हुए अपने सर को नामे हिला देते हैं। जिंदगी की राह पर चलते चलते आज दोनों की जिंदगी किसी और मुड़ गई थी। दोनों ही इस बात से अनजान थे। प्यास का ये सफर खत्म हो जाएगा। कुछ अधूरा सा जो था पूरा हो जाएगा। झुक गया आसमां, मिल गए दो जहां। हर तरफ है मिलन का समा। डोलियां है सजी, खुशबुएं हैं हर कहीं। पढ़ने आया खुदा खुद यहाँ। हमारी अधूरी कहानी। जो मोहब्बत सच्ची हो वह कभी पूरी होती ही नहीं है, और यह कहानी सदियों से चलती आ रहे हैं। आज एक और कहानी अधूरी रहने वाली थी। आरिश अपने हाथों को ऊपर उठता है और अपने हाथों को हवा में फैलाते हुए अपने मुस्कुराते आंखों से आर्या की तरफ देखते हुए अपने पैरों को पीछे लेता है, और इसी के साथ सीधा नीचे की तरफ गिर पड़ता है, और आरिश को ऊपर खाई से गिरता हुआ देखकर जैसे आर्या की जान निकल जाती है, वह तेजी से चीख पड़ती है, आरिश। आरिश को यूं नीचे गिरता हुआ देखकर डर की वजह से आर्या की आंखें और भी ज्यादा बड़ी बड़ी हो जाती है, और वह अपने लड़खड़ाते कदमों से सीधा उस तरफ भागती है। पर इस तरह से दौड़ने की वजह से अचानक ही आर्या अपने ही पैरों में फंसकर नीचे जमीन पर गिर पड़ती है, और गिरते ही उसका रोना और भी तेज हो जाता है, और वह सीधा अपने हाथों को आरिश की तरफ बढ़ते हुए एक बार और जोर से चिक पड़ती है, आरिश। डॉट उद्धरण चिन्ह। आरिश की तरफ देखते हुए अपनी आंखों में उसे तड़प को लिए हुए रोने के सिवाय आर्या और कुछ भी नहीं कर पाई थी। आरिश सोना की आंखों से ओझल हो चुका था। वह तुरंत ही अपने सिर को नीचे जमीन पर रख लेती हैं और भी तेजी से रोने लगती हैं। What the hell Arish? What nonsense is this? अचानक से ही एक तेज गति आवाज सोना के कानों में जाती है, और जैसे ही यह आवाज उसके कानों में जाती है, सोना का दिल एकदम से धड़कन ही भूल जाता है। वह तुरंत ही अपने आंसू भरी लाल नजरों को उठाकर सामने देखती है, तो सिद्धार्थ इस समय खाई के बिल्कुल किनारे झुका हुआ था और वह गुस्से से चिल्ला रहा था। सिद्धार्थ को वहां देखकर तो सोना की जैसे आंधी जान ही सूख गई थी, पर फिर भी एक उम्मीद के लिए वह तुरंत ही अपनी जगह से उठती हैं, और वह लड़खड़ाते हुए एक बार फिर से उसे तरफ भागती है, और वह आकर देखती है तो सामने आरिश खाई में झूल रहा था। तो वहीं सिद्धार्थ ने उसके हाथों को मजबूती से थाम रखा था और वह उसे ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा था, पर आरिश बार बार उसे अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, और आरिश इसकी कोशिश की वजह से सिद्धार्थ बुरी तरह से जूझला चुका था, और वह गुस्से की आवाज में उस पर चिल्लाते हुए बोला, I swear Arish, if I succeed in saving you, I will take your life with my own hands. If you don't stop this useless effort. सिद्धार्थ के गुस्से भरी आवाज आरिश के कानों में भी जा रही थी, तो वही आरिश की आंखें सोना के ऊपर भी पड़ चुकी थी, जो कि अपनी आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए अपने सिर को नामे हिलाई जा रही थी कि आरिश ऐसी कोशिश ना करें, उसे सिद्धार्थ के सहारे ऊपर आ जाए। तू जो नजरों के सामने कल होगा नहीं, तुझको देखे बिन मैं मर ना जाऊं कहीं, तुझको भूल जाऊं कैसे, माने ना मनाऊं कैसे, तू बता। रोके ना रुके नैना, तेरी ओर है इन्हें तो रहना, रोके ना रुके नैना। जहां आरिश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, तो वही आर्या अपने होठों को अपने होठों में ही उलझाए हुए खुद को रोने से रोकने की कोशिश कर रही थी। वह भी आरिश की तरफ अपने ही छोटे छोटे हाथों को बढ़ा चुकी थी, पर आरिश ने उसके हाथों को नहीं थामा था। वही सिद्धांत अपनी पूरी ताकत लगाकर आरिश को ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा था। काटता हूं लाखों लम्हे करते नहीं हैं, साए तेरी यादों के हटते नहीं हैं, सूख गए हैं आंसू तेरी जुदाई के, पलकों से फिर भी बादल छटते नहीं हैं, खुद को मैं हंसाऊं कैसे, माने ना मनाऊं कैसे, तू बता। रोके ना रुके नैना,
प्लीज ऐसा मत कीजिए, ऊपर आ जाए। जो गलती कल मैं दोहराई थी, आज आप उस गलती को नहीं दोहरा सकते हैं। आरिश, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि आप मुझे छोड़कर जा सकते हैं? कैसे जीऊंगी मैं आपके बिना? मानती हूँ कि मैं आपसे गुस्सा थी और उस नाराजगी में भूल गई। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप मुझे हमेशा हमेशा के लिए अकेला कर जाएं। एक पल नहीं जी सकती मैं आपके बिना, और आपने ऐसे सोच कैसे सकते हैं कि मैं आपके बिना ये पूरी जिंदगी काट लूंगी? प्लीज आरिश, ऊपर आ जाए, मत कीजिए ऐसे, मत छोड़कर जाए मुझे इस तरह से अकेला। अगर आज आपको कुछ हो गया तो मैं आपको कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी। क्या जवाब दूंगी मैं माँ को? क्या जवाब दूंगी मैं बच्चों को? और कैसे समझाऊंगी मैं अपने आप को? नहीं जी पाऊंगी आपसे दूर होके, प्लीज आरिश। सोना रोते हुए आरिश से सारी बातें कह रही थी। वह भूल चुकी थी कि वह इस समय कहाँ है और उसके सामने मौजूद शख्स कौन है। उसके दिल में जो बातें थी, सारे उसके जबान पर आ चुकी थी। सोना को सिद्धार्थ की भी परवाह नहीं थी। उसका दिल जो चाहता था वह उसके होठों पर था, और वह चाह कर भी इसे ठुकरा नहीं सकती थी। हाथों की लकीरें दो मिलती जहां है। जिसको पता है बता दे जगह वो कहाँ है। इश्क में जाने कैसी ये बेबसी है। धड़कनों से मिलकर भी दिल तन्हा है। दूरी मैं मिटाऊं कैसे, माने ना मनाऊं कैसे, तू बता। रोके ना रुके नैना। सोना की बातें सुनते हुए आरिश अपनी एक नज़र से सिद्धार्थ की तरफ घूमता है, जो कि इन सारी बातों को सुनने के बाद भी किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं कर रहा था। उल्टा वह अभी भी आरिश को पूरी ताकत के साथ ऊपर खींचने में लगा हुआ था। आरिश समझ नहीं पा रहा था कि सिद्धार्थ उसे बचाने के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। अच्छा ही तो था कि वह उसके रास्ते से खुद हट जाएगा, फिर सोना हमेशा हमेशा के लिए उसकी हो जाएंगे। उसे उससे लड़ना नहीं पड़ेगा। पर फिर भी यह वह आरिश को बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल रहा था। आरिश का पूरा ध्यान इस समय सिद्धार्थ की तरह चला गया था, तो वहीं सिद्धार्थ आरिश को ऊपर खींचने में कामयाब हो रहा था। इधर अब सोना ने भी अपनी छोटे छोटे हाथों को बढ़ाकर आरिश के दूसरे हाथ को अपने हाथों में पकड़ लिया था, और वह भी सिद्धार्थ के साथ ऊपर खींचने की कोशिश कर रही थी, पर लगातार उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कुछ देर की कोशिश के बाद फाइनली सिद्धार्थ आरिश को ऊपर ले आता है, और ऊपर लेते ही सिद्धार्थ आरिश को उसके कॉलर से पकड़ते हुए जमीन से उठता है और फिर थोड़ा दूर ले जाते हुए पंच उसके मुंह में दे मारता है। तो वहीं आरिश इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। तो वही सोना ये देखकर बुरी तरह से डर जाती, और वह तुरंत ही आरिश को नीचे गिरने से संभालते हुए उसे मजबूती से थमते हुए अनबिलीवेबल में सिद्धार्थ की तरफ देखने लगती हैं। तो वहीं आरिश सोना के कंधे पर हाथ रखता था और उसके होठों के किनारे से खून जिसने लगा था। वह तुरंत अपने सर को उठाकर सिद्धार्थ की तरफ देखा है। तो वही सोना अपने आंसू भरी नजरों से तुरंत ही सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए बोली, आप क्या कर रहे हैं? सोना के इस सवाल को सुनकर सिद्धार्थ बिना सोना को कोई जवाब दिए वापस से आरिश की तरफ अपने कदम बढ़ाता है। पर इस बार सोना तुरंत ही आरिश को पीछे करते हुए खुद आरिश के सामने खड़े होते हुए सिद्धार्थ की तरफ देखकर अपने गुस्से भरी आवाज में बोली, बस करो सिद्धार्थ, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? क्यों आप इन्हें चोट पहुंच रहे हैं? सोना के बातों को सुनते हुए सिद्धार्थ अपनी जगह पर ही रुक जाता है, और वह गुस्से भरी नजरों से सोना की तरफ देखते हुए बोला, तो क्या मैं ये जान सकता हूँ कि तुम घर से क्यों निकाली थी? मैंने जाने से पहले तुम्हें कितना समझाया था कि घर से बाहर कदम मत रखना, फिर भी तुम घर से बाहर क्यों गई? सिर्फ इस आदमी की वजह से ही ना? तुमने सोचा तुम्हें घर पर ना देखकर मेरे ऊपर क्या बीत रही थी? कितना डर गया था मैं तुम्हें घर पर ना पाकर। तुम मेरी एक बात नहीं सुनती हो। अब समझ में आया कि तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती हो। अपनी बात पूरी करके तुरंत सिद्धार्थ आरिश तरफ अपने गुस्से भरी नजरों से देखता है। तो वहीं सोना जब सिद्धार्थ के गुस्से भरी नजरों को आरिश के ऊपर देखती है तो उसकी धड़कनें ही थम सी जाती हैं। उसके दिल में एक अजीब दर्द उभर कर आने लगता है, पर अगले ही पल वह तुरंत ही अपने सर को नामे हिलाते हुए सिद्धार्थ के सीने पर हाथ रखने में उसे आरिश से दूर करते हुए उसकी तरफ देखते हुए अपनी धीमी से आवाज में बोली, आप गलत समझ रहे हैं सिद्धार्थ, पूरी बात तो सुन लीजिए। अभी सोना कह ही रही थी कि तभी सिद्धार्थ उसके हाथों को झटकते हुए अपने घूरती नजरों से सोना की तरफ देखते हुए बोला, एक शब्द भी मत बोलना सोना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वह पूरी तरह से गुस्से से तमतमाया हुआ था। तो वही सोना सिद्धार्थ के गुस्से भारी आवाज को सुनकर सहमी हुई तुरंत ही अपने मुंह को बंद कर लेती हैं। अब उसके हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह सिद्धार्थ के सामने कुछ भी कहे। यहाँ तक उसे ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। आरिश से अपनी फीलिंग कन्फेस करने के चक्कर में उसने सिद्धार्थ पर ध्यान नहीं दिया था, पर अब जब उसे पल के बारे में उसके दिमाग में आ रहा था तो डर के मारे उसकी हालात खराब होती जा रही थी। तो वही सिद्धार्थ सोना के हाथ को पकड़ता है और उसे आरिश के सामने से हटा देता है, और एक बार फिर से उसकी तरफ बढ़ जाता है। और एक बार फिर से वह उसके कॉलर को पकड़कर उसे जब छोड़ते हुए अपने गुस्से में भारी तेज आवाज में बोला, तुम समझते क्या हो खुद को? हाँ, बार बार तुम इसे अकेला छोड़ जाओगे, बार बार ऐसे रोता हुआ छोड़ जाओगे। एक बार गए थे तो मैंने संभाला था, इस बात का ख्याल रखा कि कहीं इसे मेरी वजह से कोई तकलीफ ना हो, यहाँ तक कि इसे मैंने अपनी बीवी होने का दर्जा तक दे दिया था। ये तक भूल गया था कि मेरी खुद की भी बीवी है। शुरू से जानता था मैं यह आरिश की बीवी है, पर फिर भी मैं हर वह मुमकिन कोशिश की जिससे ये तुम्हें बुलाए रखें। अगर मैं इसे कुछ भी याद दिलाने की कोशिश करता हूँ तो आज ही तुम्हारे सामने खड़ी नहीं होती, पर हर बार क्यों भूल जाते हो तुम कि यह तुम्हारी अमानत है। इसे संभालना तुम्हारे जिम्मेदारी है। अगर इतनी काबिलियत नहीं थी, अगर तुम इसके जिम्मेदारियां नहीं उठा सकते थे
क्यों तुमने इसका हाथ हर मोड़ पर छोड़ा, इसे अकेला छोड़ने के लिए, हर मोड़ पर इसे तड़पता हुआ छोड़ने के लिए, हर मोड़ पर तुम्हारी राह देखने के लिए। यह संभल जाए तो तुम फिर से इसकी जिंदगी में दस्तक दे दो। अगर आज मुझे आने में जरा सी भी देर हो जाती तो तुम्हें एहसास भी है कि तुम क्या कर रहे थे। सिद्धार्थ गुस्से में आरिश को छोड़ते हुए उसे अपनी बात कही जा रहा था तो वही आरिश के हर एक बातों को सुनते हुए बिल्कुल पत्थर सा जमा खड़ा था तो वही सोना भी सिद्धार्थ के मुंह से उन सारी बातों को सुनने के बाद अपनी जगह पर बिल्कुल किसी मूर्ति की तरह जमी हुई थी। वह तो हर दिन सिद्धार्थ के साथ में गुजारा करती थी कि कहीं उसको उसका सच बताना चल जाए, पर जिस इंसान से वह अपने सच को छुपाने की कोशिश कर रही थी वह इंसान उससे और उसके अतीत को उससे भी पहले जान चुका था। सोना आज तक कभी भी सिद्धार्थ को समझ ही नहीं पाई थी, पर आज इसके साथ साथ एक और राज उसके सामने आ चुका था। अगर सिद्धार्थ की बीवी है तो वह कहाँ है, और इन 6 सालों में वह उसे कभी देखी क्यों नहीं? क्यों सिद्धार्थ ने कभी भी उसे उसकी बीवी का सच नहीं जाने दिया? और कौन सी ऐसी बीवी है जो अपने पति को किसी और औरत के साथ इतने सालों तक रहने दे सकते हैं? सोना के दिमाग में बहुत से सवाल आ चुके थे तो वही सिद्धार्थ आरिश को छोड़ते हुए उससे दूर होता है और फिर आरिश की तरफ देखते हुए बोला, यह मत सोचना कि मैं तुम्हें कभी भी माफ करूंगा। अगर मैंने तुम्हें आज यहाँ पर खुद की जान लेने से रोका है तो वह सिर्फ और सिर्फ इस लड़की की वजह से, सिर्फ और सिर्फ ये लड़की है जिसकी आंखों में मैं आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता, और इसकी आंखों में आंसू ना आए इसकी वजह से मैं हर दर्द को इससे दूर रखता हूँ। जानता हूँ इस रिश्ते का कोई वजूद नहीं है, ये भी जानता हूँ कि इस रिश्ते को मैं कभी भी दुनिया की नजरों में साबित नहीं कर पाऊंगा, पर फिर भी मैं उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकता। सिद्धार्थ सोना की तरफ अपनी उंगली पॉइंट करते हुए अपनी बात आरिश से कह रहा था तो वही सोना सिद्धार्थ के बातें सुनते हुए अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी। एक अजीब सी उलझन जो इस समय उसके दिलो दिमाग में छाई हुई थी। जिस इंसान को वह जानती तक नहीं थी, उस इंसान ने उसे 6 सालों तक अपनी पत्नी की जगह पर रखा था। ऐसा नहीं था कि सिद्धार्थ ने कभी एक पत्नी होने का फर्ज अदा नहीं किया था। सिद्धार्थ ने हर वह सारी चीज देखी थी जो एक पति पत्नी के बीच हमसे होती है। रही बात सोना के करीब जाने की, सिद्धार्थ ने कभी भी सोना को खुद से आगे बढ़कर छुआ नहीं था और ना ही सोना कभी सिद्धार्थ के करीब गई थी। ना जाने क्यों सिद्धार्थ के करीब जाने से उसे एक अजीब से बेचैनी हुआ करते थी, जिस वजह से वह सिद्धार्थ से दूर दूर ही भागा करती थी। पर सिद्धार्थ ने भी उसे कभी भी फोर्स नहीं किया। वह एक बच्चे की तरह उसे पैम्पर करके रखता था, यहाँ तक कि वह दोनों बच्चे जिसका सिद्धार्थ से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, जिनका वजूद तक सिद्धार्थ से जुड़ा नहीं है। सिद्धार्थ ने उसे अपना नाम दिया था, सिद्धार्थ ने उसे अपनी पहचान दी थी, सिद्धार्थ ने एक पिता होने के सारे फर्ज निभाए थे उन दोनों बच्चों के लिए। उन दोनों बच्चों को सिद्धार्थ ने उन्हें एक पिता का प्यार भी दिया था। कोई नहीं कह सकता था कि सिद्धार्थ उसका असली फादर नहीं है, पर फिर भी किस्मत का खेल तो देखो, पराये होकर भी सिद्धार्थ उन बच्चों की नजरों में उसका पापा ही था, तो वही आरिश उन बच्चों का पिता होने के बावजूद उनकी नजरों में एक पराये आदमी की अहमियत रखता था। सिद्धार्थ सोना की तरफ देखता है और फिर वह आगे बढ़कर अपने हथेलिया में सोने का छोटा सा चेहरा पकड़ता है और फिर उसके गालों पर आए सारे आंसुओं को पूछते हुए अपनी शांत से आवाज में बोला, रो मत सोना, तुम्हारे इन आंसुओं के बदले में कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। वादा किया था मैंने किसी से कि कभी तुम्हें रोने नहीं दूंगा, मेरे होते हुए कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आएंगे, पर मैं अपने वादे को पूरा कर पाया, क्योंकि आज मेरे होने के बावजूद तुम्हें इतना ज्यादा रोना पड़ा। प्लीज अब रोना बंद कर दो। सिद्धार्थ की बातें सुनते हुए सोना के आंसू और भी तेजी से उसकी आंखों से बहने लगते हैं। सोना तुरंत अपने छोटे छोटे हाथों से सिद्धार्थ के उसे हाथ को पकड़ लेती हैं जो उसके गालों पर रखे हुए थे और वह अपने चेहरे को झुकते हुए तेजी से रोने लगती है तो वही सिद्धार्थ सोना को रोता हुआ देखकर तुरंत ही उसे अपने सीने से लगा लेता है। सिद्धार्थ ने बेहद मजबूती से उसे अपने सीने से लगा रखा था तो वही सोना भी सिद्धार्थ की शर्ट को अपने मुट्ठियों में भरते हुए अपने सिर को उसके सीने में दफन करते हुए रोती ही जा रही थी। और यह रोना किस वजह से था यह शायद ही कोई बता सकता था। एक तरफ सिद्धार्थ जिसे सोना ने आरिश को अपनाने के बाद हमेशा हमेशा के लिए खुद से दूर कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ आरिश को अपनाने का दुख या खुशी ये जाहिर कर पाना बहुत मुश्किल था। सोना सिद्धार्थ के सीने से लगे हुए हैं अपनी रोती हुई आवाज में बोली, आई एम सॉरी कि मैं आपसे सच छुपाया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं आपको कभी भी हर्ट नहीं करना चाहती थी, और मैं बताती भी तो क्या बताती आपको। जिस जिंदगी से मुझे खुद नफरत थी, मैं उस जिंदगी को आपके सामने कैसे ला सकती थी। नहीं जानती थी मैं कि आप मेरा सच जानते हैं, नहीं जानती थी मैं कि आपने मुझे अपने पास क्यों रखा है, क्या वजह है जो आपने मुझे अपनी पत्नी होने का दर्जा दिया पर कभी भी मुझे पत्नी होने का हक नहीं मांगा। नहीं जानती थी मैं इस दूरी की वजह, पर आज जब सब जानती हूँ तो मेरे पास आपको कहने के लिए कुछ भी नहीं है। नहीं जानना चाहती हूँ मैं कि आपने ऐसा क्यों किया। मैं ये भी नहीं जानना चाहती कि यह नाम और यह पहचान किसकी है। मैं ये भी नहीं जानना चाहती कि आपकी पत्नी होने के बावजूद आपने उनकी जगह मुझे क्यों दी। पर मैं आपकी पत्नी को जानना चाहती हूँ, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, उन्हें देखना चाहती हूँ, उनसे सवाल कहना चाहती हूँ कि आखिर उनमें इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि उन्होंने अपने पति को 6 साल उसे औरत के साथ रहने दिया जिसे ना अपना नाम याद था और ना ही अपनी पहचान याद थी। कैसे बर्दाश्त कर सकती वह किसी और औरत को अपने पति के साथ। सोना अपनी बात कही रही थी, तभी सिद्धार्थ हल्के से मुस्कुराते हुए सोना को दूर करता है और फिर उसके आंसू को साफ करता है।
वह आगे बढ़कर सोना के माथे पर अपने होठों को रखता है और प्यार से सोना के माथे पर किस कर लेता है और फिर उसके गहरी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे पर उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा। ओके, फिलहाल के लिए रोना बंद करो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें इस तरह से रोता हुआ देखकर। सिद्धार्थ सोना को चुप कर रहा था तो वही सोना की नज़र सिद्धार्थ के ऊपर टिकी थी तो वहीं दूर खड़ा आरिश उन दोनों की सारी बातें सुन रहा था। वह भी नहीं समझ पा रहा था कि सोना और सिद्धार्थ के बीच कैसा रिश्ता है, सिद्धार्थ और उसकी बीवी के बीच कैसा रिश्ता है, और उसकी बीवी, क्यों उसने उसकी बीवी को अपनी जगह दे दी, क्या मजबूरी रही होगी उसकी जो उसने ऐसा किया। 6 साल पहले क्या हुआ था, आरिश उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था क्योंकि सिद्धार्थ ने सारे इन्फॉर्मेशन हाइड कर रखी थी, जिस वजह से आरिश चाहकर भी सोना के किसी भी इन्फॉर्मेशन तक नहीं पहुंच पाया था। एक सिद्धार्थ ही था जो 6 साल बीती हुई बातें बता सकता था। उसके अलावा और कोई ऐसा शख्स नहीं था जो उसे सारी बातें बताएं। सोना को खुद से दूर करता है और फिर वह उसे आरिश की तरफ सोना को भेजते हुए बोला, भाग जाओ सोना, हमारा साथ यहीं तक था, पर एक दोस्त की तरह मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। सिद्धार्थ के इस बात को सुनकर सोना मुस्कुराते हुए अपनी आंखों में आंसू लिए हुए अपने सर को हाँ में हिला देती हैं। जिसके बाद सिद्धार्थ आरिश की तरफ देखकर अपनी आंखें बड़ी करता है और उसे एक वार्निंग भरा लुक देकर अपनी गाड़ी की तरह पर जाता है। सिद्धार्थ यहाँ क्यों आया था, कैसे आया था, उसने कुछ भी नहीं बताया और अब वहां से जा चुका था। वह सिद्धार्थ के चले जाने के बाद आरिश सोना की तरफ देखता है जो कि अपने नम आंखों से उसी की तरफ देख रही थी। वह भी कुछ कहता या फिर कुछ करता उससे पहले ही सोना भागते हुए आती हैं और सीधा आरिश से गले लग जाती हैं तो वहीं आरिश भी सोना को अपनी बाहों में भर लेता है। 6 साल बाद ये पहली बार था जब सोना और उससे इस कदर लिपटी थी। चलूं मैं तेरे पीछे पीछे, बाकी सारे बंधन तोड़ दूं, जो तेरे तक न जाए उस रास्ते को छोड़ दूं। काफी देर तक आरिश सोना को अपने सीने से लगाए रहता है और फिर वह सोना को धीरे से खुद से दूर करता है और सोना के छोटे से चेहरे को अपने हथेलियां में भरने के बाद आंखों से उसके चेहरे की तरफ काफी देर तक देखता रहता है। उसके होठों से एक भी शब्द नहीं निकलता है, बस खामोशियों से वह सोना को देखे जा रहा था। सोना के छोटे से चेहरे को अपनी आंखों में भरने के बाद आरिश आगे बढ़कर सोना के पूरे चेहरे पर किस की बरसात कर देता है। पहला माथे पर, फिर गालों पर, फिर नाक पर, फिर होठों पर। आरिश सोना के चेहरे का एक कोना भी नहीं छोड़ता। हर जगह अपने होठों पर रखते हुए आरिश सोना को अपना बना ही जा रहा था। हर ख्वाब मेरा, उम्मीद मेरी, मैं तुझसे जोड़ दूं, सब रिश्ते नाते हंस के तोड़ दूं। बस तुझसे दिल का रिश्ता जोड़ दूं, सब रिश्ते नाते हंस के तोड़ दूं। बस तुझसे दिल का रिश्ता जोड़ दूं। वही सोना अपनी आंखें बंद किए हुए आरिश के होठों को अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कुराहट थी, वही उसके हाथ आरिश के हाथों पर मजबूरी से कसे हुए थे। जुड़ गई तुझसे ये मेरी जिंदगी, मैंने तो पाई तुझ में मेरी हर खुशी। कह गई मुझसे खुद ये बातें तेरी, अक्सर ख्यालों में हूँ तेरे, मैं कहीं देखूं मैं तुझे, लम्हा लम्हा हर पल अपने सीने में रखूं, हर सुबह तुझसे मिलने की चाहत में मैं जगूं, एक तू ही तो है, होठों की हंसी, चेहरे का नूर तू। आरिश सोना को छोड़ता है और फिर मुस्कुराहटे हुए वह सोना की तरफ देखते हुए एक बार फिर से सोना को अपने सीने से लगा लेता है, जैसे वह इस हकीकत पर यकीन करने की कोशिश कर रहा हो। थोड़ी देर तक यूं ही सोना को एक बार फिर से अपनी बाहों में भर जाने के बाद आरिश दूर होता है और फिर सोना के हाथों को मजबूती से थामते हुए वो सीधा अपने कार की तरफ बढ़ जाता है तो वही सोना आरिश की तरफ देखते हुए खामोशियों से उसके पीछे चली जा रही थी। सब रिश्ते नाते हंस के तोड़ दूं, बस तुझसे दिल का रिश्ता जोड़ दूं। सब रिश्ते नाते हंस के तोड़ दूं, बस तुझसे दिल का रिश्ता जोड़ दूं। आरिश सोना को लेकर अपनी कार के पास आता है और कार का दरवाजा खोलकर सोना को अंदर बैठता है और दरवाजा बंद करता है और फिर घूमकर अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। ड्राइविंग सीट पर बैठने के बाद तेजी से कार को अपने घर की तरफ मोड़ लेता है। बस गई मुझ में अब है ये, बस गई सांसों से आए हर दम, खुशबू जो तेरी छा गई मुझ पे ये जो है छा गई, बदली है शायद ये तो तेरे इश्क की। आरिश ड्राइव करते हुए अपने लेफ्ट हाथ से सोना के एक हाथ को पकड़े हुए बीच बीच में सोना की तरफ भी देख रहा था। जहां आरिश के पूरे कपड़े गंदे हो रखे थे तो वही सोना का पूरा चेहरा रोने की वजह से लाल हुआ पड़ा था, पर दोनों के ही चेहरे पर एक खुशी नजर आ रही थी। सोना के चेहरे पर खुशी के साथ साथ एक अजीब सा एक्सप्रेशन भी नजर आ रहे थे जो कि शायद आरिश समझ नहीं पा रहा था। दोनों ही इस समय खामोश थे। जहां सोना सामने की तरफ देख रही थी तो वहीं आरिश सामने की तरफ देखते हुए कार ड्राइव कर रहा था। यही है मेरे दिल की हसरत, पहरों तुझसे बातें मैं करूं, हो सारी बातें तुझ पे खत्म और तुझसे हो शुरू, फिर वक्त भी ये रुक जाए वही हो जब भी साथ तू। आरिश की कार कुछ देर में उसके पैलेस के आगे आकर रुकती है और वह काफी दिनों बाद पैलेस में आ रहा था क्योंकि वह इन दोनों पैलेस में ही रह रहा था, पर आज वह सोना को लेकर पैलेस आया था। कार रोकते ही वह तुरंत अपने सीट से बाहर आता है और फिर वह दूसरी तरफ जाकर सोना के लिए कार का दरवाजा ओपन करता है। दरवाजा खोलते ही अपने हाथों को सोना के आगे कर देता है।
तो वही सोना अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आरिश के हाथ की तरफ देखती हैं और फिर वह आरिश की तरफ देखती हैं और फिर धीरे से अपने हाथों को बढ़ाकर आरिश के हाथ पर अपना हाथ रख देती हैं। तो वही आरिश हाथ पकड़ उसे बाहर निकले में मदद करता है और फिर उसे लेकर वह सीधा अपने कदम पैलेस की तरफ बढ़ा देता है। वही सोना जैसे जैसे अपने कदम पैलेस की ओर बढ़ा रही थी, वैसे वैसे पुरानी यादें उसे घेरती चली जा रही थी। बस कुछ पल लगते हैं, एक बार फिर से वो पुरानी यादें सोना की आंखों में आंसू ले आती हैं। वह आरिश के पीछे पीछे चलते हुए पीछे से आरिश को ही देखे जा रही थी और बिना डोर की पतंग की तरह आरिश के साथ खींची चली जा रही थी। सब रिश्ते नाते हंस के तोड़ दूं, बस तुझसे दिल का रिश्ता जोड़ दूं जोड़ दूं। सब रिश्ते नाते हंस के तोड़ दूं, बस तुझसे दिल का रिश्ता जोड़ दूं। इस पैलेस में उसने जिस दिन कदम रखा था उसके बाद उसके सारे रिश्ते टूटते चले गए थे। एक रिश्ता जहां वह बनाने की कोशिश करते उसे संवारने की कोशिश करती तो उसके बदले वह दो रिश्ते हमेशा खो दिया करती थी और धीरे धीरे उसके पास कुछ भी नहीं बचा। उसने सब कुछ खो दिया, सब कुछ, यहाँ तक कि उस इंसान को भी जो उसे इस घर में लेकर आया था। डोली में सपना सजाकर सोना पहली बार इस घर में आई थी और हर सपने को तोड़ते हुए इस घर से बहुत दूर चली गई थी, पर एक किस्मत उसे एक बार फिर से इस दरवाजे पर लाकर खड़ा कर चुकी थी जहां से उसने अपनी जिंदगी की दूसरे रास्ते की शुरू करने जा रही थी। आर्या पैलेस में अपने कदम रखती हैं और वह अपनी बड़ी बड़ी आंसू से भरी नजरों को उठाकर पैलेस के हर एक कोने को देखने लगती हैं। वह बिल्कुल वैसा ही था जैसे पहले वह छोड़कर गई थी। घर में रखी हुई हर चीज वहीं पर रखी हुई थी जहां उसने रखी थी। कोई भी चीज इधर से उधर नहीं हुई थी और इन सारी चीजों को देखते हुए आर्या अपनी नजरों से आरिश के ऊपर टिका देती हैं, पर आरिश उसे लेकर पैलेस के अंदर आते ही काकी को आवाज लगाने लगा था। तो वही आज इतने दिनों बाद आरिश की आवाज सुनकर अपने कमरे से तुरंत ही भागते हुए बाहर चली आती है, पर जैसे ही वह कमरे से बाहर अपने कदम रखती हैं, अपने सामने आर्या और आरिश दोनों को मौजूद देखकर उनके कदम उनकी जगह पर ही रुक जाते हैं। उन्हें तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह जो सामने देख रही थी वह नजारा सच था या फिर सिर्फ उनका वहम। तो वही उनके कदम रुके हुए देखकर आरिश को समझते देर नहीं लगती है कि इस समय काकी माग में क्या चल रहा होगा। इसलिए वह मुस्कुराते हुए अपने सिर को तुरंत ही हाँ में हिलाते हुए अपनी शांत से आवाज में बोला, यह कोई सपना नहीं है, ये हकीकत है। मैंने आपसे वादा किया था ना कि मैं एक दिन आपकी बेटी को इस घर में वापस ले आऊंगा। मैं ले आया, मैंने अपना वादा पूरा किया। आरिश के इस बात को सुनकर आर्या तुरंत ही अपनी नजरें उठाकर आरिश की तरफ देखने लगती है, तो वही आरिश भी आर्या की तरफ अपने नम आंखों से देखते हुए अपने सिर को हाँ में दिला देता है, जिसे देखकर आर्या तुरंत अपनी नम नजरों से काकी की तरफ देखने लगती है। कैसे भूल सकती थी वह उस औरत को जो उसके दर्द में सिर्फ इकलौता सहारा थी, जिन्होंने उसे संभाला था। छोड़ गई थी वह इस औरत को रोता हुआ, ये जानते हुए भी कि वह उसे कितना प्यार करती है। उसने एक पल भी खुद को उन सब से दूर करने के फैसले में कई के बारे में नहीं सोचा था, और आज जब इतने सालों बाद वह काकी को अपने सामने देख रही थी और उनकी हालत देख रही थी, तो आर्या के आंखों में ठहरने आंसू तुरंत उसके गालों पर बह जाते हैं। तो वहीं आर्या तुरंत यार इसके हाथों को छोड़ते हैं और आगे बढ़कर वह तुरंत ही काकी को अपने सीने से लगा लेती हैं। तो वही काकी के सीने से लगते ही रो पड़ती है, तो वहीं आर्या भी कई को अपने सीने से लगाए हुए फूट फूट कर रो पड़ती हैं। साथ ही साथ उन दोनों की पकड़ एक दूसरे के ऊपर बहुत ही ज्यादा मजबूत थी, जैसे वह दोनों ही अब एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार ही ना हो। उन्हें अब ये डर लग रहा हो कि अगर उन्होंने अपनी पकड़ थोड़ी सी भी कम की तो उनकी बाहों में मौजूद वह इंसान गायब हो जाएगा। काफी देर तक दोनों एक दूसरे से लिपटी हुई यूं ही रोती रहती है, तो वहीं दूर खड़ा आरिश बस शांत नजरों से उन दोनों की तरफ देखता रहता है। वह भी अच्छी तरह से समझ रहा था कि इस समय उन दोनों के दरमियान कितने सवाल जवाब है, पर वह इस समय आर्या को काकी के साथ अकेला छोड़ना नहीं चाहता था। वह इस समय आर्या से बातें करना चाहता था। वह चाहता था कि आर्या उसके साथ बातें करें, उसे अपने दर्द बताएं, आर्या उसके साथ अपने गुस्से को बांटे, वह उसके साथ अपने नफरत को बांटे, जिससे वह आर्या लम्हे अपने लिए जगह बना पाए, वह फिर से उसे भरोसे को जीत पाए जो आर्या कभी उस पर अपनी आंखें बंद करके किया करते थे। काकी अब आर्या से दूर होती हैं और आर्या के छोटे से चेहरे को वह अपने हथेलियां में भरकर अपने आंसू भरी नजरों से आर्या के छोटे से चेहरे को देखते हुए एकदम से आगे बढ़कर आर्या के माथे को चूम लेती हैं, और फिर धीरे धीरे वह आर्या के पूरे चेहरे पर किस करने लगती है, जैसे कितने सालों बाद किसी माँ को उसके बच्चे का चेहरा देखने को मिला हो। इस समय काकी की फीलिंग्स बिल्कुल उसी की तरह थी, तो वही आर्या भी अपनी आंखें कसकर बंद किए हुए काकी के प्यार को महसूस। इस तरह की और भी अच्छी स्टोरी सुनने के लिए PR नोवेल स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।